आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। क्या खौफनाक मंजर होगा कि आप अपने अंदर से झांक कर खुद को देख रहे हो मगर आपके वश में कुछ भी नहीं हो। यकीनन आप चिल्लाना चाहेंगे मगर बेबसी आपका गला जकड़कर आपको गूंगा कर देगी। जुबान चलेगी मगर किसी का खून चाटने को, हाथ उठेंगे तो किसी का गर्दन उखाड़ने को। उम्मीद है ऐसा मंजर आपके दिल की धड़कनों को बढ़ाने में कामयाब रहे। मेरा नाम प्रेम सक्सेना है। वैसे तो मैं मूल रूप से दिल्ली शहर से हूँ मगर उधर काम हाथ ना आने के चलते फिलहाल कोलकाता शहर के एक बदनाम इलाके में पीजी में रह रहा हूँ। काम कुछ नहीं है, सरकारी बैंक में बाबू बन रखा हूँ। शहर खूबसूरत है मगर ये इलाका नहीं। यहाँ आए दिन चोरी डकैती तो आम बात है मगर सुनने में आता है कि रात के सन्नाटे में अंधेरे की चादर के पीछे यहाँ की गलियाँ ड्रग्स का भी लेन देन करती है। हिंदी भाषी हूँ तो फिलहाल यहाँ एडजस्ट करने में कोई खासा दिक्कत नहीं आई मगर कुछ शब्द मेरे पल्ले नहीं पड़ते हैं। खैर, जिस घर में जिस कमरे में रह रहा हूँ उसी कमरे के बराबर में एक और कमरा है जिसमें एक पढ़ने वाला लड़का रह रहा है। शायद उसका नाम पंकज है। उसके घर के हालात सही नहीं होने की वजह से उसे इस इलाके में रहना पड़ रहा है। वो दोपहर को कहीं जाता है, शायद कोचिंग, और शाम को लौटता है। उसके बाद घर में ही पड़ा रहता है। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? दरअसल कोलकाता जैसे शहर में साल के बीच में कमरे ढूंढने से ज़्यादा आसान काम है भूस में सुई ढूंढना। तो इसीलिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। मुझे यहाँ रहते 1 महीना बीत चुका है। मेरा रोज का लगभग एक ही शेड्यूल है। सुबह 7 बजे उठना, नहा धोकर खाना खाकर 11 बजे तक ऑफिस, फिर शाम 6 या 7 बजे तक वापसी और फिर खाना खाकर टहलकर 11 बजे तक सो जाना। हाँ, मेरी उम्र अभी 24 की ही हुई है तो अभी तक शादी नहीं हुई। रात को बस कुछ देर घर पर बात कर लेता हूँ। यूं तो रोज नींद आ जाती है और सुकून से रहता हूँ मगर आज कुछ बेचैनी सी है। मालूम पड़ता है कमरे में कुछ भारीपन सा है। रह रह कर लगता है कमरे में कोई भारी कदमों से चल रहा है। सुबह ऑफिस जाते वक्त एक चौराहा लांघ दिया था जिस पर बीच में नींबू और सिंदूर और कुछ रुपए और बोतल वगैरह चढ़ी हुई थी। मैं इन सब में विश्वास तो नहीं करता मगर मेरे कमरे में फिलहाल जो हो रहा है उसे झुठलाना भी मुश्किल है। माथे पर पसीना आ रहा है जबकि पंखा पूरी रफ्तार पर है। आधी रात का वक्त है, लगभग 1 बजे का। बराबर वाले कमरे का लड़का भी सो चुका होगा। मकान मालिक नीचे रहता है। अकेला विधुर है जिसके बेटे विदेश में सेटल हैं। मैं बहुत धीरे से दरवाज़ा खोलता हूँ जिसकी आवाज़ ही मुझे डराने के लिए काफ़ी है। बड़े सहमे कदमों से मैंने गैलरी में कदम रखा। पूरी गैलरी घुप अंधेरे में डूबी हुई है। कमरे से निकलकर बाएं हाथ पर सीढ़ियां हैं मगर मैं उन तक पहुंचने लायक हिम्मत नहीं बटोर पा रहा। उस तरफ देखता हूं तो लगता है कि गुफा के अंदर से तरह तरह की आकृतियां जैसे झांक रही हैं। मेरे दिल की धड़कन शायद अब तक सबसे तेज गति पर है मगर दिमाग चाहता है कि मैं नीचे जाकर मकान मालिक को जगाऊं। दिल और दिमाग को जंग के बीच में ही छोड़कर मेरे कदम सीढ़ियों की तरफ उठ जाते हैं मगर उसी वक्त
कोई ठंडी पानी जैसी चीज मेरे कदमों से टकराती है और मैं उछलकर आगे की तरफ कूद पड़ता हूँ। वापस देखता हूँ तो कुछ नजर नहीं आता। नीचे से उठकर नजर जब सामने आती है तो अचानक एक भयानक छाया आंखों के सामने कौंध जाती है। सिर से लेकर गर्दन तक जली हुई और माथे से बहता खून। पल भर दिखकर वो गायब हो चुकी है, मगर मैं वहीं जड़ हो गया हूँ। मेरा अंधविश्वासी दिमाग ये सब झेलने के काबिल नहीं है। कदम बढ़ाते ही मैं कटे पेड़ की तरह जमीन पर गिरा हूँ और एकदम से जैसे सब कुछ गायब हो गया है। मुझे कुछ भी होश नहीं रहा। सुबह आंखें खुली तो मकान मालिक मेरे करीब बैठे थे। सज्जन आदमी है, मुझे सहारा देकर उठने में मेरी मदद की और मेरी ओर यूं देखने लगे मानो कह रहे हो कि कुछ बोलो। क्या हुआ था? मैंने उनसे पूछा। बीच सीढ़ियों में गिरे हुए थे। बीच सीढ़ियों पर मैं तो गैलरी पर गिरा था ना। मैंने मन ही मन सोचा, मगर कोई वाजिब जवाब हाथ नहीं लगा। सिर भारी हो रहा था, चाय की तलब हो रहे थे। तब तक बराबर वाले कमरे में सो रहा लड़का चाय ले आया। उसके चेहरे पर भी असमंजस के भाव नजर आ रहे थे और मुझे गत रात की घटना याद आ गई। पल भर को मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक जला हुआ खौफनाक चेहरा मेरी आंखों के सामने कौंध गया। कुछ पल को ये डर उन दोनों को भी मेरी आंखों में दिखे। मैंने सोचा कि मुझे भ्रम हुआ होगा, इसलिए मैंने उनसे चक्कर आने का बहाना कहकर पीछा छुड़ाया। ऑफिस नहीं जा सकता था, कमजोरी थी और लेट भी हो चुका था, इसलिए वहां से छुट्टी लेकर घर पर ही आराम करने का फैसला किया। उससे पहले मैंने सोचा खाना खा लिया जाए। मकान मालिक ही खाने का इंतजाम करते थे, तो मैं नीचे चला गया। बैठे बैठे आज का न्यूज़पेपर देखा तो फ्रंट पेज पर ही किसी के मरने की खबर छपी थी, जो हमारे ही इलाके से संबंधित थे। एक गली में पुलिस को लाश मिली थी, शायद जलने से मौत हुई थी। चेहरा पूरी तरह झुलस गया था, सिर के बाल जलकर खोपड़ी से चिपक गए थे। कुल मिलाकर हालत बहुत बुरी थी और मुझे तभी अचानक रात वाला चेहरा याद आ गया। रीढ़ में सिहरन सी दौड़ गई। मैंने पेपर वहीं फेंक दिया, खाना खाकर अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद ये 2 मंजिला घर था, मेन सड़क पर मौजूद था। मैं इस जगह से अक्सर गुजरता हूँ। मैंने कभी कभी दरवाज़ा खुला होने पर अंदर देखा है। घुसते ही सामने की तरफ सोफा पड़ा है। थोड़ी सी झलक बाईं तरफ किसी रसोई के होने की मिलती है। दाईं ओर से ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ चढ़ी हुई है। सड़क पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं यहाँ इस घर के सामने क्या कर रहा हूँ? आसमान से चांद भी नदारद है। अमावस का वक्त है। मेरा अपने शरीर पर कोई वश नहीं है। मेरी आंखें सुर्ख लाल हैं, मानो कई दिनों से ठीक से सोया नहीं हूँ। ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? ये एक तरफ से जला हुआ क्यों? और ये मेरे बाल खोपड़ी से चिपक कैसे गए? ऐसा लग रहा था मानो किसी ने गोंद डाल दिया हो और पूरा कपाल ऊबड़ खाबड़ सा हो गया था। ऐसी हालत में मैं उस घर की तरफ देख रहा हूँ। एक युवक दबे पांव उस घर से निकल रहा है। ये तो अभिजीत बाबू हैं। हमारे यहाँ जो लड़का रहता है उसी के साथ कॉलेज में पढ़ते थे और कभी कभी हमारे यहाँ भी आते रहते थे। मेरे कदम खुद ब खुद अभिजीत के पीछे चल दिए।
वो मेन रोड से कुछ आगे बढ़कर बाईं ओर मौजूद एक संकरी सी गली में जा घुसा। अंधेरे की वजह से मुझे देख नहीं पा रहा था, मगर हैरानी है मैं सब कुछ साफ साफ देख पा रहा हूँ। उसने अपनी जेब से कुछ रुपए निकालकर सामने खड़े आदमी को दे दिए और उस आदमी ने एक छोटी सी पुड़िया अभिजीत को थमा दी। लेन देन होते ही वो आदमी दूसरी दिशा में मुड़ गया और आगे बढ़ता बढ़ता ओझल सा हो गया। जैसे ही वो दिखना बंद हुआ, अभिजीत वापस मुड़ा और मेरा भयानक चेहरा देखकर जड़ हो गया। इतनी रात गए ऐसा आधा जला हुआ चेहरा देखकर कोई भी जड़ हो जाएगा। उसके कदम मानो जमीन से चिपक गए हों। वो डर से मुझे देखे जा रहा था। उसकी आंखें उबली पड़ रहे थे, मानो इस चेहरे को पहचानता हो। अभिजीत बाबू, मेरे गले से एक लड़की की आवाज फूटी और अभिजीत सफेद पड़ गया। मेरे हाथों में अब एक माचिस नजर आ रही है, जिसकी एक तीली जलाकर मैंने अभिजीत पर फेंक दी। उसके सिर के बाल झुलसने लगे। धीरे धीरे आग उसके पूरे शरीर में फैलने लगी और वो दर्द से घुटता रहा। उसका मुंह मानो किसी अदृश्य बंधन ने बांध दिया हो। यूं ही काफी देर तक तड़पते रहने के बाद आखिरकार वो शांत पड़ गया। मैंने जोर से ठहाका लगाया। वो आवाज किसी लड़की की थी और तभी अचानक मैं उठ बैठा, पसीने से लथपथ। घड़ी में अभी 4 बज रहे थे। वो क्या था? सपना? नहीं नहीं नहीं, सपना नहीं हो सकता। सुबह ही मैंने अखबार देखा था। अभिजीत की लाश थी वो। पुलिस को उसके पास से कुछ नहीं मिला, कुछ सबूत नहीं। तो क्या मैंने? नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं तो कल रात बेहोश था। बेहोश सीढ़ियों पर क्या कर रहा था फिर मैं तो बालकनी पर बेहोश हुआ था। मेरा सिर। मेरी हालत खराब होने लगी थी। अभी अभी मैंने जो देखा उससे मेरा जी घबराने लगा था। इसलिए थोड़ी हवा खाने के लिए मैं अपने कमरे से बाहर आ गया। हल्की हल्की हवा से दिल को कुछ सुकून पहुंचा, मगर एक खुटका अभी भी था कि पिछली रात क्या हुआ था वास्तव में, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऊपर से मेरा सिर बहुत जोरों से दर्द करे जा रहा था। सुबह की ठंडी हवा में आंखें बंद किए मैं बालकनी पर खड़ा सारे घटनाक्रम के बारे में सोच रहा था कि किसी की हल्की गुर्राहट मेरे पीछे से उभरी और मेरे माथे पर पसीना छलक आया। मेरी गर्दन मानो अकड़ गई हो। एक अजीब सी गंध शायद जलने की मेरे नाखूनों से टकराई और अचानक ही मेरे अंतस से वही खौफनाक चेहरा मेरे दिमाग में ला पलटा। अब तक तो मैं धैर्य के हाथ थामे खड़ा था, मगर अब मुझसे हुआ नहीं। मैं एकदम से मुड़ा और भागते हुए कमरे में घुस गया। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं दिन पर दिन पागल तो नहीं हो रहा? अगर वो सब झूठ था तो अखबार में वो खबर। बिस्तर पर पड़ा मैं सिर से लेकर पांव तक चादर ताने यही सब सोच रहा था। दिमाग में भयंकर आंधियां चल रहे थे और मन के किसी कोने में बैठा डर अब हर जगह जैसे रिस रहा था। और अचानक से लाइट चली गई। घुप अंधेरे में मैंने चादर के अंदर ही साफ देखी वो हल्की पीली चमकती हुई आंखें, और दहशत से मेरी आंखें बंद हो गई। मगर मुझे महसूस हो रहा था कि कोई बहुत ही वजनी चीज मेरे ऊपर रख दी गई हो। इतना सब बर्दाश्त करना मेरे बस में नहीं था। तभी मेरे कानों में एक आवाज गूंजी,
तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ये आवाज़ मैं पहचानता था। हालांकि आवाज़ अब थोड़ी बदल ज़रूर गई थी, मगर ये अभिजीत बाबू की आवाज़ थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे तैसे उस रात मैंने जागते जागते कटाई। अलार्म चीखे जा रहा था। शायद दूसरी बार मैं हड़बड़ा कर उठा। देखा तो घड़ी में 8 बज चुके थे। सुबह जो कुछ घटित हुआ उसे याद कर मेरे माथे पर शिकन की लकीरें खिंचाई। ऐसे पेचीदा हालातों में कौन परेशान नहीं होता, मगर ये आवाज़ें। मैंने बाहर निकल कर देखा तो डर गया। बाहर पुलिस की जीप खड़ी थी। मैं अपने कमरे की तरफ मुड़ा ही था कि बराबर वाले कमरे का दरवाज़ा खुला नजर आया। एक सब इंस्पेक्टर शायद पंकज से अभिजीत के बारे में कुछ सवाल कर रहा था। मैं जितना सुन सका वो ये था कि पंकज ने उन पुलिस वालों को बताया कि अभिजीत ड्रग्स लेता था। मैं कुछ और सुन पाता उससे पहले ही वो सब इंस्पेक्टर मुझे अजीब नज़रों से घूरने लगा था। जाहिर था कि मेरा वहाँ खड़ा होना उसे पसंद नहीं आया होगा। ड्रग्स, कल रात मैंने भी तो उसे ड्रग्स की पुड़िया लेते ही देखा था। मेरा दिल डूबा जा रहा था। आखिरकार सारी सुइयां एक तरफ ही इशारा कर रहे थे और वो था मैं। आपने सुना होगा, मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। आज मैं ऐसा ही कुछ करने जा रहा था। मैंने सोचा क्यों ना एक बार अभिजीत बाबू के घर की तरफ से होकर आया जाए, और मैं चल पड़ा। उनके घर के पास पहुंचा तो देखा कि उनकी पत्नी वहीं दरवाजे पर ही बैठी अपना सिर पीट रहे थे। अभिजीत बाबू हालांकि नौजवान थे, मगर भागकर उन्होंने शादी कर ली थी। उनकी पत्नी भी ज्यादा उम्र दराज नहीं थी, वो भी जवान ही थे। वो अपने दरवाजे पर बैठी सिर पीट रहे थे। बगल के आस पड़ोस के लोग उन्हें सहारा दे रहे थे। तभी मेरी नज़र उनकी पत्नी की कलाई की तरफ पड़ी। मैंने देखा कि उनके बाएं हाथ की कलाई पर बिल्कुल नीचे की तरफ ही एक निशान था। निशान ऐसा जैसे टैटू होता है। मुझे कुछ याद आया। पिछली रात मैंने जो वो देखा था कि जब मैंने, यानी कि पता नहीं वो कौन था जिसने अभिजीत के ऊपर माचिस की तीली फेंकी थी, उसकी कलाई पर भी बिल्कुल वैसा ही निशान था। ये सब प्रोसेस करने में मुझे थोड़ा वक्त लगा, मगर पूरा मामला अब मेरी समझ आ गया। कलाई पर वो निशान और फिर वो औरत की आवाज़। मैंने वो लड़की की आवाज़ भी अभिजीत बाबू के पत्नी से मैच कर ली। मुझे सब कुछ समझ आ गया कि वो कौन था जिसने अभिजीत बाबू की जान ली। अगली सुबह जब पुलिस मेरे पास पूछताछ करने को आई तो मैंने उनके इन्वेस्टिगेशन का रुख अभिजीत बाबू के पत्नी की तरफ मोड़ दिया। हालांकि मुझे कुछ झूठ बातें भी बोलनी पड़ी, मगर फिर पुलिस अभिजीत बाबू के पत्नी के पीछे पड़ गई और फिर बहुत ज़्यादा पूछताछ करने के बाद उसकी पत्नी ने कबूल कर ही लिया कि उसी ने अभिजीत को जलाकर मार डाला था। दरअसल अभिजीत ड्रग्स लेता था, घर के पैसे नशे में यहाँ वहाँ उड़ाता था और उसकी पत्नी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो उसी ने उसे जान से मार डाला। और इस तरह से मैंने अभिजीत की मदद की। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।